Welcome to NCAC IAS. Today we are going to discuss the international relation of different countries with each other. So basically this can be asked in your mains, GS मेंस इन ऐसे पेपर या GS में आपको पूछ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपको सवाल पूछ सकता है, तो यूपीएससी में या इन एनी अदर स्टेट पीसीएस. तो लेट्स अंडरस्टैंड होलिस्टिकली. आपने सारी चीजें पढ़ी होगी, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन ग्रीनलैंड, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग यूएस इकोनॉमी, चाइना एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मिडिल ईस्ट जो कि ईरान में, इराक में और लिबिया में, इन सारी चीजों को होलिस्टिकली हम समझते हैं. तो सबसे पहले हम एक चीज और समझते हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग. द बेसिक रीजन इज पावर. पावर का मतलब है ताकतवर होना, पावर का मतलब है कि मजबूत होना. और किस तरह से? तो इसमें दो तरीके हैं. जैसे कि 3 इडियट्स मूवी में हमने देखा है कि अगर आपको फर्स्ट आना है क्लास में तो आप दो काम कर सकते हो. एक, खुद मेहनत करके पढ़ो, अगर वो ना हो सके तो दूसरे को कमजोर कर दो. तो यहाँ पे एक ऐसा कंट्री जो स्पेशली जो यूएस है, यूएस ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसके पास एक लूप होल है कि वी विल कम फॉर योर सिविलियंस राइट्स प्रोटेक्शन. दे हैव लॉट मेनी एनजीओ, दे हैव लॉट मेनी पीपल हु गो टू डिफरेंट कंट्रीज टू डू रिसर्च के वहां के सिविलियंस वहां के खुश हैं कि नहीं हैं, वहां के लोगों को ठीक तरह से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको कपड़े मिल रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट वो जाके रिसर्च करते हैं और आगे रिपोर्ट यूएस को सबमिट करते हैं. और यूएस वहां पे एक्शन लेता है कि आई एम कमिंग टू योर कंट्री टू डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट योर एंटायर इकोनॉमी टू प्रोटेक्ट योर सिविलियंस बेसिक राइट्स, द बेसिक राइट टू लिव. ये हो गई यूएसए का कहना. इन एनीवेयर वेयरएवर यूएस एंटर्ड एंड डिस्ट्रक्टेड इन एनी कंट्री. अब इन सब चीजों में आपने एक चीज को कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते, वो है गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होना. गोल्ड क्या चीज है? गोल्ड एक मेटल है और गोल्ड को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर पाते हैं अपनी इकोनॉमी या अपनी करेंसी से, अपने पावर से. जिसके पास सोना होगा, जिसके पास गोल्ड होगा, वो ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर करेंसी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर इकोनॉमी. और इकोनॉमी इंपैक्ट्स योर ट्रेड, और ट्रेड या तो आप गोल्ड में कर सकते हो या गोल्ड के कंपैरिजन में किसी भी कंट्री की जो करेंसी है, जो कंट्री गोल्ड डिपॉजिट बहुत ज्यादा रखा है, उस कंट्री की करेंसी से आप इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो, जहां पे यू विल बी द पावरफुल, यू विल बी हैविंग एक मजबूत मकाम होता है आपकी इकोनॉमी का या आपकी कंट्री का. तो here, what exactly happening when we talk on Greenland? Greenland basically एक ऐसी जगह है जहां पे कोई हार्डली कुछ लोग बसते हैं, वो भी बहुत सारे लोग रिसर्च एनालिसिस के लिए वहां पे गए हुए हैं. और बाकी इट इज इंटरनेशनल लाइन, इंटरनेशनल जो लैंड है, और वहां पे सबका हक है. ऐसा नहीं कि किसी एक का है, किसी एक का नहीं है, किसी भी कंट्री का नहीं है. ऐसा नहीं कि सारे कंट्रीज उस पर अपना हक जमा सकते हैं, बट इट इज बेसिकली ऑन बिडिंग्स, या वहां पे जैसे कि बिडिंग्स होती है और जो बहुत ज्यादा कोड करता है वो जगह उसकी हो जाती है, या वो रिसर्च या वो बेसिक वो जो स्पेशल प्रोजेक्ट होता है वो कंट्री को मिल जाता है. तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि एक ऐसी जगह जहां पे कोई बसता नहीं है, बस रिसर्च के लिए इस्तेमाल होने वाली है वो जगह, अब वहां पे हर कंट्री अपना दबदबा बनाना चाहता है. इसका क्या रीजन हो सकता है? तो यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, तो इन रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आए इन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. पहले तो एक इश्यू हुआ था 6-8 महीने पहले गोल्ड का, कि गोल्ड के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए और डॉलर के प्राइसेस एकदम से बढ़ना घटना फ्लक्चुएट होने लगे. बहुत सारे जो मार्केट्स है वो फ्लक्चुएट होने लगे, बहुत सारे चेंजेस आने लगे. तो यहाँ पे एक समझने की बात यह है कि इन सबके साथ साथ दो कंट्री ऐसी हैं वर्ल्ड में, वन इज यूएस और वन इज चाइना. अमेरिका और चाइना के बीच में हमेशा से ट्रेड का टग ऑफ वॉर चला हुआ है. अब ट्रेड का टग ऑफ वॉर कैसे चलता है? बेसिकली जो चाइना है, वो चाइना अपनी इकोनॉमी को हर तरीके से चाइना इज नॉट बिजी इन सॉल्विंग द फाइटिंग. चाइना यूजुअली बिजी इन सॉल्विंग इट्स ओन प्रॉब्लम्स. चाइना अपनी इंडस्ट्री बनाता है खुद, चाइना अपना मार्केट भी बनाता है खुद. जैसे कि चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया अपनी कंट्री पे, मार्केट बना दिया इंडिया को. तो चाइना अपनी हर चीज को खुद बना लेता है. चाइना ग्रो करने में बिलीव करता है. व्हाट इफ आई वांट टू कम फर्स्ट इन द क्लास, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड आई हैव टू ग्रो.
बट यूएसए का स्ट्रेटेजी ये है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो मैं दूसरे को फेल करूंगा, तो यही स्ट्रेटेजी है। अब इसी चीज को यूएस और चाइना के इकोनॉमी और उनकी स्ट्रेटेजी, स्पेशली देयर आइडियोलॉजी को हम लेके साथ में what the role play of India in their relations, how their tug of war impacts Indian economy, how the Indian gold reserve, how Indian currency, how Indian import of crude oil, how Indian export, and how India's market impacting this biggest both the economy। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऐसी है जो दोनों को पैरेलली, दोनों का साथ चाहती है और दोनों के बगैर हमारा काम ही नहीं चलता, और दोनों के साथ हम चलते भी हैं, हम नहीं भी जाना चाहते इनके साथ। क्योंकि हम जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हम इनसे ज्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं। अब हमें इनकी जरूरत है इसलिए हमें इनके साथ चलना पड़ता है, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ चाइना, एंड यूएस इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो हर तरीके से व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन डायस्पोरा, मोस्ट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा वी हैव इन द यूएस, और बहुत सारा जो इंडिया का जो बिजनेस है वो यूएस और चाइना के साथ बहुत ज्यादा। अब इसमें इंडिया अपनी जगह पे है, चाइना अपनी जगह पे, यूएस अपनी जगह पे, वो अपनी दोनों अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के अलग अलग स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सारी स्ट्रेटेजी में वे ग्रीनलैंड प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। अब आप ग्रीनलैंड को जाने से पहले आप एक चीज समझना कि चाइना बहुत सारे जो रेयर मिनरल्स हैं और बहुत सारे जो वर्ल्ड की बहुत सारे जो रेयर डिपॉजिट्स हैं, जो रेयर एक्सट्रैक्शंस हैं, और बहुत सारे जो रेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, उन सब पे इंटरनेशनल मार्केट में मोनोपोली रखता है। अब इन सारी चीजों को लेके यूएस को हर बात में खटक होती है। सबसे पहले तो हम चाइना की खूबियां नहीं कमियों को जानते हैं। चाइना की जो सबसे बड़ी कमी चाइना में है वो है ऑयल रिजर्व्स या ऑयल की। चाइना पूरा अपना 100% ऑयल इंपोर्ट करता है। अब इसमें 100% में लगभग 15% चाइना ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से, और बाकी का जो 85% है वो लैटिन अमेरिका से, जो कि साउथ अमेरिकन रीजन है, या नॉर्थ अमेरिका से जो कि कनाडा का रीजन है, और जो मिडिल ईस्ट है, ओपेक कंट्रीज हैं, वहां से इंपोर्ट करता है लगभग 85% के करीब जो क्रूड ऑयल है या उसकी जो जरूरत है ऑयल की। अब यहाँ पे चाइना की जो डिपेंडेंसी है, जैसे बेसिकली हम जब देखते हैं चाइना, when we see चाइना, यहां पे आप देख सकते हो कि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशंस भी अच्छे हैं, और चाइना और रशिया के बीच में कोई समंदर भी नहीं आता। डायरेक्टली जमीन के रास्ते से चाइना आराम से रशिया से बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन चाइना सिर्फ 15% क्रूड ऑयल या जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट करता है। इसका रीजन बेसिकली ये है कि जब रिश्ते अच्छे हैं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कभी रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में समझदारी की बात क्या हो सकती है कि देयर इज वन सेइंग ना कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। दैट इज व्हाई चाइना इज नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर कंट्री for oil import. So here what China did, China imports from Latin America, China imports from so many other countries, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो ये जो मलेशिया है, मलेशिया, दिस इज सिंगापुर, मलेशिया के नीचे इमीडिएटली यहाँ पे दिस इज सिंगापुर, यहाँ पे मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट लगभग 70,000 इंटरनेशनल शिप यहाँ पे जो गुड्स लेके जाते हैं, ट्रेड करते हैं, 70,000 इंटरनेशनल शिप्स यहाँ से पास होती हैं। अब 70,000 यहाँ पे कौन सी कंट्री लोकेट होती है? यहाँ पे बेसिकली ये चाइना का रूट है, यहाँ पे चाइना लोकेट करता है। यहाँ पे मोर देन 70,000 शिप्स यहाँ से क्रॉस करती है। अब 70,000 शिप सिर्फ मलक्का स्टेट से क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे एक और चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। व्हेन वी सी सिंगापुर, जब हम सिंगापुर को देखते हैं, सिंगापुर पे immediate after Second World War, Singapore was dependent on other countries like Dubai for their growth and development and so many things. US ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया था in so many million dollars, और यहाँ पे जो सिंगापुर की जो डिफेंसिव सिस्टम है that is in the hands of USA.
अगर यूएस से चाहे कभी भी जो कि यहाँ पे जो ट्रेड हो के यहाँ की जो शिप्स हैं वो चाइना जो जाती हैं उन सारे शिप्स पे कभी भी रोक लगा सकता है। अगर ये मलक्का स्ट्रेट बंद हो गया तो चाइना की 85% क्रूड इंपोर्ट पे इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा और चाइना की इकोनॉमी बैठ सकती है। तो इस चीज का एक स्ट्रैटेजिकली चाइना ने एक हल निकाला कि नहीं भाई, मैं यहां से नहीं बल्कि मैं अलग अलग रास्तों से, मैं सिर्फ एक ही मलक्का स्टेट पे अपनी पूरी इकोनॉमी को डिपेंड होने नहीं दे सकता। तो इसके चाइना ने अलग अलग रास्ते निकाल दिए। तो यहाँ पे म्यांमार जो कि बर्मा है, बर्मा से पाइपलाइन बिछा दी और उसने ताइवान से पाइपलाइन बिछा दी और उसने यहां से पाइपलाइन बिछा दी जो कि पाकिस्तान से पाइपलाइन बिछा दी। और इन ऑल एस्पेक्ट जहां जहां से ये पाइपलाइन ले सकता है वो इन्होंने पाइपलाइन बिछा दी। तो जो कंट्रोल करने के चांसेस थे कि यूएस चाइना पे कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल करने के जो चांसेस थे वो चांसेस क्या हुए, खत्म हो गए। अब जिस चीज पे चाइना डिपेंड था, जिस चीज को लेके चाइना पे हक जमा सकते थे कि भाई हम तेरी इकोनॉमी को कभी भी बंद कर सकते हैं, तो चाइना ने इसका रास्ता बंद कर दिया। तो अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई चाइना की। अब यहाँ पे परेशानी हुई यूएस को, क्योंकि इकोनॉमी दोनों एकदम बराबर में डेवलप हो रहे हैं, एकदम बराबर में डेवलप हो रही है। तो रिसेंटली इंडिया ने भी बहुत सारा गोल्ड रिजर्व करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि सोने की कीमत इंडिया में, गोल्ड की कीमत इंडिया में बढ़ने लग गई। तो अभी इसी चीज को हम अदरवाइज समझने की कोशिश करते हैं कि एक आपने देखा होगा रिसेंटली कि जहां पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है इस रीजन में, स्पेशली कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ये रीजन क्या दिखाता है, ये रीजन ओपेक कंट्रीज का रीजन है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो कि आपका सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, ये सारे वो कंट्रीज हैं जहां पे आपके बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं। यहाँ पे इन कंट्रीज की इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंडेंट है। आफ्टर 1960s ये सारे कंट्रीज दे आर डिपेंड ऑन ऑयल। इससे पहले आपको पता होगा कि इंडियन करेंसी वाज वेरी स्ट्रांग बिफोर 60s इन दीज कंट्रीज, क्योंकि जब इंडिया से कोई भी हज पे जाता था बिफोर 60s तो इंडिया में एक करेंसी इशू की जाती थी विच इज कॉल्ड हज करेंसी। जैसे वो इंडियन कोई भी हज करेंसी लेके सऊदी अरब में जाता था, उसको सऊदी अरब की करेंसी बड़ी आसानी से एक्सचेंज वहां पे मिल जाता था। और हज करेंसी को लेके दे यूज्ड टू हैव इंटरनेशनल ट्रेड विद इंडियन करेंसी। मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज्ड टू एक्सेप्ट एज अ इंडियन करेंसी एज अ इंटरनेशनल करेंसी, क्योंकि बिफोर 60s इंडियन करेंसी हैज इट्स वैल्यू, उसकी अच्छी खासी वैल्यू थी। आफ्टर 60s जब इन कंट्रीज ने ऑयल फाइंड किया और ऑयल को प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए इन्होंने, और यूएस के बहुत सारे कंपनीज ने यहाँ पे हेल्प किया था, स्पेशली शाह फैसल, जब सऊदी अरब में शाह फैसल वाज रूलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यहाँ पे ये सारी चीजें डेवलप हो गई, स्पेशली ऑयल को लेके। जब यहाँ पे ऑयल फाउंड हुआ तो बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई यहाँ पे। तो जो यूएस अमेरिका ने यहाँ पे एंट्री दी एज अ, जो कुएं खोदेंगे हम, बोरवेल करेंगे और हम ऑयल निकालेंगे भी, और तुम कंट्रीज को जिस कंट्री में ऑयल रिजर्व होगा उस कंट्री को हम बहुत सारा डॉलर्स देंगे, बहुत सारे बैरल्स उस कंट्री को हम बेचने देंगे। ये सारी चीजें उन्होंने अपने एग्रीमेंट्स में की और यहाँ पे इन सारी कंट्रीज को एक तरीके से ऐसे कंट्रोल कर लिया कि भाई तुम्हारी कंट्री में ऑयल वेल्स हम खोदेंगे, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम उसकी जो पूरे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे, लेकिन तुम ऑयल बेच सकते हो, लेकिन वो यूएस डॉलर में बेच सकते हो, किसी और करेंसी में आप बेच नहीं सकते। तो यहां पे क्या होता है, यूएस की जो डॉलर की जो वैल्यू है वो नोइंगली अननोइंगली गोल्ड के कंपैरिजन में उसकी डिपेंडेंसी आ गई क्रूड ऑयल के कंपैरिजन में। जो गोल्ड पहले गोल्ड से कंपेयर करता था करेंसी को, तो कहीं ना कहीं जिसके पास बहुत सारा पेट्रोलियम है, जिसके पास बहुत सारा क्रूड ऑयल है, वो कंट्री पावरफुल माना गया। अनोइंगली एक इन्फ्यूज किया गया कि तुम्हारे पास पेट्रोलियम है तो तुम्हें इसको डॉलर में ही बेचना पड़ेगा। तो जिसके पास पेट्रोल है वो डॉलर में बेचेगा तो उसको रिटर्न में डॉलर मिलेंगे, और तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी। जब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो डेफिनेटली इकोनॉमी पे तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंपैक्ट वाज देयर ऑन अमेरिका। तो अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ दिस ओपेक कंट्रीज अपने आप को सुपीरियर करता गया, अपने आप को, अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता गया। तो अभी इस चीज को हम समझते हैं। जब भी हमने एक चीज देखी होगी, हमने अपनी लाइफ में देखी है, जैसे कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हमारा कोई पड़ोसी ना
परेशान होता है, हमारा कोई पड़ोसी, हमारा जो कोई पड़ोसी नहीं, इसको हमारा कोई रिश्तेदार बहुत ज्यादा परेशान होता है, दुखी होता है, तो हम उसकी मदद करने जाते हैं, हम उसकी मदद करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके हालात सुधर जाए, लेकिन हम तभी नहीं चाहते कि उसके हालात हमसे बेहतर हो जाए, ऐसा है ना। तो एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा ही है, हम एक फैमिली की तरह समझ सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। तो बेसिकली जब भी कोई भी कंट्री अपने बारे में सोचता है, जब भी कोई कंट्री ये सोचता है कि मैं यूएस डॉलर को इंफीरियर करूंगा और अपनी करेंसी को मैं सुपीरियर करूंगा और अपनी करेंसी में मैं अपना क्रूड ऑयल सेल करूंगा, या अपनी कंट्री में मैं गोल्ड रिजर्व करूंगा, या अपने रीजन की कंट्रीज को लेके, जो कि अपने रीजन में जो भी कंट्रीज होती है उनको लेके अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा, या मैं अपनी कंट्रीज को, अपनी जो लोकल करेंसी को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा, या मैं अपनी मर्जी के साथ किसी की भी कंट्री के साथ मैं ट्रेड करूंगा, जैसे ही कोई कंट्री अपने बारे में सोचता है, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है, तो अमेरिका को होने लगता है सर में दर्द। अभी सर में दर्द को ये कैसे निकालता है? सबसे पहले अमेरिका बोलता है कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, वहां पे उन लोग उस कंट्री में, फलां कंट्री में सिविलियंस बड़ा परेशान है, इसलिए मुझे सर में दर्द हो रहा है। और सिविलियंस कैसे, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट लिबिया। लिबिया आपने देखा होगा, ये रहा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब इसमें लिबिया, दिस इज लिबिया। लिबिया का लोकेशन देखो, एक साइड है इजिप्ट which is mostly dominated by Jews people, और जूस तो पूरे वर्ल्ड में जूस का तो दबदबा है ही, हर बड़ी कंपनी, हर एक बहुत बड़े मार्केट में इनका जो मुसादा तो है ही बहुत पावरफुल। और लिबिया, अब लिबिया का नेबरिंग, इंपॉर्टेंट नेबरिंग है इजिप्ट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज चाद, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड सूडान। अब ये चलो, सूडान तो पूरा डेजर्टेड लैंड है, इथोपिया भी इतना पावरफुल नहीं है, तो ये सारे कंट्रीज हैं। ट्यूनीशिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन इजिप्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट हैज स्विस कैनल। अब स्विस कैनल एक ऐसा मैन मेड कैनल है जो वर्ल्ड का अप टू 25% ग्लोबल ट्रेड होता है स्विस कैनल के रास्ते। स्विस कैनाल के रास्ते वर्ल्ड का लगभग 25%, मोर देन 25% ट्रेड होता है ग्लोबल का। अब इजिप्ट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है लिबिया की, विच शोज हाउ इंपॉर्टेंट लिबिया इन दिस एंटायर अफ्रीकन रीजन। अब लिबिया में प्रॉब्लम कहां शुरू की? लिबिया में एक प्रॉब्लम, एक गलती की गद्दाफी ने। When Gaddafi was powerful, when Gaddafi was in power in Libya, what he did was, which is nowhere कहीं हो ही नहीं सकता कि यूएस इसको बर्दाश्त करे। इट इज नोवेयर, कोई इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ऐसे एक गलती की लीबिया ने। वो गलती क्या थी? जो लीबिया ने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास पैसा चाहिए। पैसा का मतलब क्या है? आपके पास कोई करेंसी चाहिए। अब करेंसी कौन सी रखनी है? जो कि इस पूरे जो ओपेक कंट्रीज की, जो अफ्रीकन कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में जो पावरफुल करेंसी है वो है डॉलर। अब डॉलर से ज्यादा पावरफुल क्या हो सकता है? गोल्ड। अब जैसे लिबिया ने गोल्ड रिजर्व करना शुरू किया, जैसे लिबिया ने गोल्ड रिजर्व करना शुरू किया, तो लिबिया ने छोटा मोटा रिजर्व नहीं बनाया गोल्ड का, लगभग 150 टन। सबसे पहले अपनी कंट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? आपकी इकोनॉमी पावरफुल होनी चाहिए। इकोनॉमी पावरफुल कब हो सकती है? जब इकोनॉमी के जो डिसीजंस हैं, स्पेशली आपका ट्रेड, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आप ये जो सारे डिसीजंस हैं वो आप खुद ले। अब ये डिसीजन तब आप खुद ले सकते हो क्योंकि सारे कंट्रीज इस अग्रीमेंट में आ चुके हैं कि हम सारे, जितने सारे हमारे पास क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है वो सारा हम डॉलर में ही सेल करेंगे। तो लेकिन आपकी इकोनॉमी किसी के कहने पे या किसी और की करेंसी पे डिपेंड हो जाए तो पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है कि आप अपने कंट्री को एक स्ट्रेटेजिकली डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हो। तो
अभी यहाँ पे लीबिया ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि मैं अपनी कंट्री की जो दिनार है, लिबियन दिनार को मैं अपनी जो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है, अपनी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से मैं अपनी कंट्री की करेंसी को डेवलप करूंगा और अपनी कंट्री की करेंसी में मैं ट्रेड करूंगा। अपनी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग कब हो सकती है? जब आपके पास बहुत सारे कंट्रीज की करेंसी रिजर्व हो या आपके पास गोल्ड रिजर्व हो। और बहुत सारे कंट्रीज में जो स्ट्रॉन्ग करेंसी थी वो करेंसी थी डॉलर। अब डॉलर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या था? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर करेंसी। तो लीबिया में जो गद्दाफी था बिफोर 2011 एंड लाइक 2009-10, तो 9-10 के ड्यूरेशन में गद्दाफी ने ऑयल रिजर्व करना शुरू कर दिया। जैसे गद्दाफी ने ऑयल रिजर्व करना शुरू कर दिया, अमेरिका के सर में दर्द होने लग गया कि भाई अब गद्दाफी ऑयल रिजर्व, गोल्ड रिजर्व कर रहा है, पूरे कंट्री से गोल्ड खरीद रहा है, तो वहां की जो सिविलियंस हैं उनके राइट्स, उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा। अब उनके राइट्स क्या है, उनके बेसिक नीड्स क्या है? उनको खाना नहीं मिल रहा, 40-40 दिन का खाना नहीं है। जो पूरे लीबिया में एक महीने की सैलरी से कोई एक ही हॉट डॉग खरीद सकता है। लीबिया के लोग हॉट डॉग खाते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। लीबिया में हॉट डॉग का सिस्टम ही नहीं है। हॉट डॉग तो अमेरिका में मिलता है। द न्यूज वाज लीबिया में हॉट डॉग एक महीने की सैलरी में वहां पे हॉट डॉग एक हॉट डॉग खरीद सकते हैं। तो और भी बहुत सारी ऐसी चीजें फैलाई गई, स्पेशली 2011 के ड्यूरेशन में जब फेसबुक आया। फेसबुक के थ्रू वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी फैलाई गई कि जो गद्दाफी था उसको डिक्टेटर माना गया, उसको ये बहुत ज्यादा उस पर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए कि भाई तू हमारे जो जितने सारे सिविलियंस हैं उनके राइट्स को तुम बचा नहीं रहे हो, करके उसको खत्म कर दिया। द रीजन वॉज वेरी सिंपल कि वहां पे जो, अगर आप बहुत सारे जो वीडियोस हैं, बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं, तो उन सब में तो वहां के जो स्ट्रैटेजिक वहां पे जो प्लान्स हुए थे, उन सारे प्लान्स को आज की डेट में पूरा खोल के उजागर कर दिया। तो जो पहले इम्पैक्ट डाला था, जैसे कि हम देख रहे हैं जो इराक में जो हुआ था, इराक में वन सद्दाम हुसैन वाज देयर, तो 2011 में लीबिया में जब हुआ था तब हिलरी क्लिंटन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो जब इराक में सद्दाम हुसैन वाज देयर इन दिस रीजन, सद्दाम हुसैन वाज देयर इन इराक रीजन, एट दैट टाइम ओबामा वाज देयर। तो लीबिया में गद्दाफी हो या हिलरी क्लिंटन हो या ओबामा हो, सद्दाम हुसैन हो और कमानी हो या आपके अभी के डोनाल्ड ट्रंप हो, सी अमेरिका की जो पर्सन हु सिटिंग इन द प्रेसिडेंट सीट इज डिफरेंट। डोंट गेट इन द पर्सन डिटेल्स, वेदर इट इज हिलरी क्लिंटन, वेदर इट इज ओबामा, वेदर इज जॉर्ज बुश या आपके डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी बैठा हो यूएस के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंटशिप चेयर पे, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। द डिफरेंट इज द आइडियोलॉजी। वो कभी चाहते ही नहीं कि कोई भी कंट्री उनसे आगे बढ़ जाए। अगर कोई भी कंट्री अगर ये कोशिश भी करता है ना, कि जैसे कि सद्दाम हुसैन ने कोशिश की थी कि मैं अपनी कंट्री की करेंसी में नहीं ट्रेड करूंगा, भाई मैं तेरी करेंसी क्यों लूं, आई एम नॉट डिपेंड ऑन यू, व्हाई शुड आई डिपेंड। तो सबसे पहले तो उससे ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन कम से कम 10-15 साल से, मोर देन अ डिकेड, ही इज रिजर्विंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और न्यूक्लियर के बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहां पे लेके बैठा हुआ है 10-15 साल से, मोर देन अ डिकेड से। तो उस पर अटैक कर दिया भाई, ये सोच के कि कहीं सद्दाम हुसैन दोबारा से हमें अटैक ना कर दे, ये सोच के। जैसे कि अभी नॉर्थ कोरिया है, अब नॉर्थ कोरिया ने पहले कह दिया अगर किसी ने चूचा किया, आई एम नॉट गोइंग टू कम टू हैव एनी वर्ड और एनी टॉक, आई एम गोइंग टू अटैक यू डायरेक्टली। द सेम थिंग इवन ईरान सेड कि अगर मुझे इन देयर रिसेंट जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे एहसास भी होता है कि कोई कंट्री मुझ पर अटैक करेगा, आई विल अटैक यू। तो ये जो सारे जो डिफेंस डॉक्ट्रिन्स है, इन सारे डिफेंस डॉक्ट्रिन से एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आता है अमेरिका, जिसमें अमेरिका ये कहता है कि आई एम कमिंग टू योर कंट्री टू प्रोटेक्ट योर सिविलियंस राइट्स, टू प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम टू लिव, उनको मैं बचाने के लिए आऊंगा। जैसे कि किया था 2011 में व्हेन हिलरी क्लिंटन वाज देयर इन लीबिया, इन्होंने ये कहा कि सिविलियन के राइट्स वहां पे खत्म हो रहे हैं गद्दाफी की वजह से, और उन्होंने लीबिया में आके इतना डिस्ट्रक्शंस मचाए, वहां पे इतना बर्बाद किया लीबिया को, इंक्लूडिंग नाटो वाज सपोर्टिंग
अमेरिका एट दैट टाइम। तो वहां पे इतने डिस्ट्रक्शन के बाद उनकी जो सोसाइटी थी, जो लिबियन के जो लिबिया पूरा कंट्री था, इतना बर्बाद हुआ कि आज की डेट में ये टुडे 2011 2026 लिबिया को हार्डली कोई इकोनॉमी या दुश्मन या लिबिया की जो सिटीजन्स हैं, लिबिया में कोई जाना भी चाहता है, ये भी मतलब लिबिया में कोई जाना भी चाहता है, ये भी सुनने को नहीं मिला। ना यहाँ की कोई चीज आती है, ना यहाँ पे कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई हेल्थ सेक्टर पे काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। In the name of civilians' rights, when America destructed entire economy only because he could not handle what Gaddafi was doing against American economy. The same thing happened in Saddam Hussein's duration in Iraq. जब इराक में सद्दाम हुसैन का जो डेवलपमेंट हो रहा था, सद्दाम हुसैन when he has taken the decision to do his trade in his own terms and conditions, जब वो अपने terms and conditions रखना चाह रहा था, तब अमेरिका हैज टेकन अ डिसीजन कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरे होते हुए तू अपने टर्म्स एंड कंडीशन से कर ले। तो अपना जलवा दिखाया अमेरिका ने, तो पूरे इराक को इतनी हद तक डिस्ट्रक्ट किया। सी दिस स्मॉलेस्ट कंट्री कुवैत is somewhere hiding himself in all this struggle. The Iraq was completely destructed during Saddam Hussein's period. और जब George Bush was there, Saddam Hussein was destructed. And the same thing when Iran said, I have my own currency, I can deal with the trade in my own currency, या ईरानियन करेंसी में, या मैं चाइना के एन से करूंगा, या मैं इंडियन रुपी से मैं ट्रेड करूंगा। जबकि हम भी ईरान से क्रूड ऑयल लेते थे बहुत सारा, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान यूज्ड टू बाई क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान, और चाइना भी ईरान से क्रूड ऑयल परचेस करता था अपनी अपनी करेंसी में। और जो ईरान को बहुत सारी चीजें, ईरान हमने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, स्पेशली सैफरन, जो कि आप लोग खाते हो ना कश्मीरी सैफरन करके, वो एक्चुअली ईरान से आता है। जो अच्छा, बहुत अच्छा जो सैफरन है वो ईरान से आता है, और जो बहुत अच्छे, जो क्वालिटी में बहुत बढ़िया और टेस्ट में वन ऑफ द बेस्ट, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं ड्राई फ्रूट्स, वो सारे ईरान से आते हैं। जो ईरान का ड्राई फ्रूट आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशियस माना जाता है। तो जो ईरान ने कहा कि भाई मुझे यूएस तेरी जरूरत ही नहीं है, जो कुछ भी मुझे चाहिए मुझे बाकी कंट्री सी, दिस रीजन, दिस इंडिया, चाइना, ये जो रीजन है मोर देन 40% पॉपुलेशन को हैंडल करता है। ये चाइना है ना, जो हिमालयन जो है ना, हिमालय का जो बेल्ट है, हिमालय के जो आसपास, जबकि यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट्स भी हैं, जैसे कि टकलामकान डेजर्ट है, लेकिन बहुत बड़ा रीजन जो माउंटेन से घिरा हुआ है, उसके बावजूद इस रीजन में इतनी पॉपुलेशन है, मोर देन 40% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहाँ पे बसती है। तो जब पॉपुलेशन क्या है? आपका मार्केट है, पॉपुलेशन क्या है? आपका लेबर है, पॉपुलेशन क्या है? आपका कंज्यूमर है, पॉपुलेशन आपका मैन्युफैक्चर भी है। जब सारी चीजें मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, मैं अपनी करेंसी में आराम से मैं ट्रेड कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे पास तो ऑयल है, मेरे पास तो क्रूड ऑयल है। तो ईरान ने जब ये कहा, तो ये चीजें अमेरिका के बर्दाश्त के बाहर हो गई। तो दिस इज हाउ अमेरिका हैज टेकन इनिशिएटिव कि भाई तुम्हारी कंट्री में कुछ भी होता है, तुम्हारी कंट्री में छोटा सा भी चूंटा अगर तुमने किया, तो आई विल कम टू योर कंट्री टू प्रोटेक्ट सिविलियंस, यू कैन नॉट किल सिविलियंस। जैसे कि इंडिया में हमारे पास तो हजारों के लोग, 2-3 हजार तो हमारे पास ऐसे ही मर जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, 1-1.5 लाख तो हमारे हॉस्पिटल्स में मर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 200 करोड़ की पॉपुलेशन है, और 200 करोड़ की पॉपुलेशन में तो 0.1% भी नहीं हुआ, 2-3 लाख तो हमारे पास ही मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो यहाँ पे बात समझने की ये है कि भाई एक बंदा मरा, कहाँ पे? ईरान में 2 बंदे मरे। यहाँ पे ईरान में 400-500 लोग पब्लिक कोलिजन में मर गए अभी रिसेंटली, दे मेट डेथ, तो अमेरिका एंटर। तो हियर इन दिस ऑल स्ट्रैटेजी इज गोइंग ऑन, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका इज बिजी हियर डीलिंग विथ व्हाट? डीलिंग विथ ग्रीनलैंड। अब बेसिकली जो ग्रीनलैंड की जो लोकेशन है, इस लोकेशन को हम समझते हैं। सी दिस इज ग्रीनलैंड। अब इन सारी कश्मकश में चाइना और अमेरिका की इस सारी जो कश्मकश में, चाइना का जो ऑयल रिजर्व्स थे, चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट नीड थी, उस नीड को चाइना ने अपने तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, और
चाइना के पास मेन इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें चाइना मोनोपोली रखता है। पूरे जो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना मोनोपोली रखता है, हर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना मोनोपोली रखता है, हर मार्केट में चाइना अपना दबदबा बना के रखता है। सी, जब आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ और पावरफुल बनना है तो आपको हर तरीके से आपको, वो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न, तो आपको हर तरीके से आपको सर्वगुण भी होना चाहिए और संपन्न भी होना चाहिए, आपके पास वो सारी ताकत होनी चाहिए। दैट इज वेयर चाइना इज वर्किंग। वेयर एवर यू फाउंड क्रूड ऑयल, वहां पे अमेरिका ने इन सारे ऑयल रिजर्व्स पे या उन कंट्री की इकोनॉमी पे अपना दबदबा बनाने की कोशिश की अलग अलग तरीकों से। कभी सिविल राइट्स को लेके, कभी ह्यूमन राइट्स को लेके, कभी सिविलियन राइट्स को लेके, कभी इस डर से कि ये सोच के कि इस कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर है तो ये पावरफुल बन जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक चीज आके अटक जाती है, सोना, गोल्ड को आपने किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लिया। पेट्रोलियम को आपने किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की। अमेरिका डायरेक्टली जहां जहां पे ऑयल रिजर्व्स हैं उस कंट्री में, उस रीजन में अपनी एंट्री दी। लेकिन जो रास्ते हैं जो पेट्रोलियम के कंजम्पशन के, क्रूड ऑयल के जो कंजम्पशन के, इंपोर्ट के रास्ते हैं, वो चाइना के कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चाइना ने उन सारे रास्तों के अलग रास्ते निकाले। अब यहाँ पे जहां पे चाइना सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स, तो उसमें अमेरिका की जो बहुत सारी जो स्ट्रेटेजी अमेरिका ने लगाई वहां पे काम नहीं किया। स्पेशली जब सबसे पहले यूरेनियम का जब फाउंड हुआ था इन जेच रिपब्लिक विच इज इन यूरोपियन रीजन, तो यूरोप में जब जेच रिपब्लिक में जब सबसे पहले यूरेनियम एक्सट्रैक्ट हुआ था, वहां पे आपने देखा होगा इट वाज इन 1900 तो 1940s में यूरेनियम का यूज होना शुरू हो गया। 1940s में यूरेनियम हैज बीन यूज्ड इन योर न्यूक्लियर वेपन विच हैज बीन इवन एक्सपेरिमेंटेड यूज्ड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में यूज किया था, विच इज द रीजन फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप ये चीज देखो कि यूरेनियम का यूज क्या है, अब यूरेनियम यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। अब इन सारी चीजों में व्हाट इज द गेम प्लेइंग इन ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया सबके लिए। अब ग्रीनलैंड के पीछे रशिया भी पड़ा है, ग्रीनलैंड के पीछे चाइना पड़ा है। चलो चाइना और अमेरिका का हमने समझ लिया कि दे आर बिहाइंड पावर, इनको चाहिए पावर, ये ढूंढ रहे हैं पावर को और इनको चाहिए पावर। अब पावर कहां से मिलता है? ट्रेड से मिलता है, अलग अलग कंट्री से मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, क्योंकि पेट्रोल डायरेक्टली आपके इकोनॉमी में इंपैक्ट करता है, आपके ट्रेड पे इंपैक्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट करता है, व्हिच इज डायरेक्टली इंपैक्टिंग योर इकोनॉमीज ग्रोथ। अब यहाँ पे आपने पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को अपने कब्जे में कर लिया अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है गोल्ड। अब गोल्ड के रिजर्व्स इतने बड़े बड़े कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में, और जितने सारे हैं, जितने सारे खोद खा के निकाल लिए सबने। अब जो गोल्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको आप खरीद या बेच सकते हैं अपने अपने लेवल पे। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई मार्केट बना के रखा है, जैसे कि दुबई पूरे गोल्ड का मार्केट बना रखा है, डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करके कि वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन करके वहां पे मार्केट बना रखी है। और उसी तरह से इंडिया इन रिसेंट 2024-25 में इंडिया ने 4 टाइम्स इंडिया ने गोल्ड को इंपोर्ट किया, खरीदा अलग अलग कंट्री से, जस्ट टू मेक इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द लास्ट डिकेड। तो स्ट्रॉन्ग तो हुई नहीं, उसके अलग रीजन है। तो लेकिन उसके बावजूद अभी जब गोल्ड का आपने पूरे प्लान करके देख लिया, आपने पेट्रोलियम को पूरा कब्जा करने के, पूरा कंट्रोल करने के लिए देख लिया, अभी आप द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे आप आते हो, वो है आपका यूरेनियम, विच इज डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर इकोनॉमी इन द नेम ऑफ न्यूक्लियर पावर। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। द 9 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, कोरिया भी है, अमेरिका है, फ्रांस है, यूके है। सो मेनी कंट्रीज हु इज हैविंग न्यूक्लियर पावर। तो ईरान भी है। अब ये सारे कंट्रीज के पास अब एक ही चीज है, अब आप ट्रेड में डरा नहीं सकते। दूसरा, आप क्रूड ऑयल में आप किसी पे कंट्रोल नहीं करते, बहुत पैसा लगता है क्रूड ऑयल में कंट्रोल करने के लिए, बहुत स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कभी सिविलियंस को आप करना पड़ता है, कभी आप पूरे इकोनॉमी पे डिस्ट्रैक्ट करना, बड़े बड़े प्लान करके करना पड़ता है, बड़ा स्ट्रैटेजिकली जाना पड़ता है, वरना पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपका दुश्मन बन जाएगा। तो ये सारी चीजें करके देख लीजिए।
अब एक ही चीज ऐसी है जो कि यूरेनियम है, विच इज हेल्पफुल इन योर, जिसका साइंटिफिक नेम है यू, यूरेनियम है जिसका साइंटिफिक नेम है यू एंड 92 यूरेनियम इज हेल्पफुल इन चेन रिएक्शन ऑफ योर न्यूक्लियर पावर। अब जो चेन रिएक्शन है, जैसे कि एक बम है जिसमें बारूद इस्तेमाल होता है, बम है, ठीक है, बम है, नॉर्मल बम। अब नॉर्मल बम जो न्यूक्लियर बम है उसका साइज, जो फैटमैन था उसका जो साइज था लगभग 3 मीटर उसका साइज था। 3 मीटर मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा बम था, और उसका जो रेडियस था इट वाज अराउंड 20 किलोमीटर्स। उसका जो वेट था वो 4.5 टन था, मतलब 4400 टन के करीब उसका वेट था। लेकिन अभी जो न्यूक्लियर बम्स बनाए जा रहे हैं उसकी जो लेंथ है इट विल बी 1 मीटर, हो सकता है आगे चल के लेस देन 1 मीटर हो जाए, अभी वो 1 मीटर तक का है। उसका जो वेट है 200 से 300 किलोग्राम उसका वेट है। पहले कितना था? लगभग 4.5 टन, मतलब 4400 टन, 4.5 टन के करीब। लेकिन अभी 200 से 300 के करीब उसका जो वेट है न्यूक्लियर बम का। तो बेसिकली जो यूरेनियम है उसका इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर बम के चेन रिएक्शन में। जैसे कि चेन रिएक्शन क्या है, एक चिंगारी उठती है, वो चिंगारी स्प्लिट होकर 2 हो जाती है, फिर वही 2 चिंगारी स्प्लिट होकर 4 हो जाती है। दैट इज व्हाट चेन रिएक्शन, मतलब एक चिंगारी में मल्टीपल चिंगारियां होने लगती हैं। तो उस तरह से ये इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर यूरेनियम का। अब यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का जो ये वाला जो रीजन है ग्रीनलैंड का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें यूरेनियम इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अब यहाँ पे कोई वैसे यहाँ पे लोगों का बसेरा तो है नहीं। ये बेसिकली ये जो पूरा रीजन है ये रिसर्च और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे रिसर्च जो R&D है वो करने के लिए लोग जाते हैं यहाँ पे, कि चलो किसी वजह से यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ जाए, या यहाँ पे एक वो भी है जो वर्ल्ड का जो रिजर्व है विच इज कॉल्ड, जो दाने हैं ना वर्ल्ड के सारे जो सीड्स हैं, सीड रिजर्व है वर्ल्ड का, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। ये पूरा इंटरनेशनल लैंड है, आपको पता होगा इंटरनेशनल लैंड, जो कि आपकी कंट्री के आपका जो क्रस्ट है, जो क्रस्ट के 3 किलोमीटर के बाद जो मैरीटाइम जोन है, जो भी लाइन है आपकी इंटरनेशनल लाइन, वहां पे आप समंदर में आपका जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन आ जाती है, वहां पे आप वहां पे सबका हक होता है। समंदर पे किसका हक है? किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के नीचे क्या है? पूरा अरेबियन इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है इंडिया के नीचे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया का नेम इज इंडियन ओशन, लेकिन वो इंडिया का नहीं है। एक सर्टन लेंथ के बाद इंडिया का जो 3 से 5 किलोमीटर के जो आपकी जो लेंथ है, आपका जो रेडियस है, उसके बाद जो भी समंदर है वो पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के अंडर में आ जाता है। वहां पे कोई भी जाके अपना हक जमा सकता है, कोई भी जाके वहां पे सर्वाइव कर सकता है या रह सकता है। तो हियर व्हाट वी सी इज इन दिस पर्टिकुलर रीजन, सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे नजदीक है आयरलैंड है, जो कि यूनाइटेड किंगडम है। आइसलैंड है, आइसलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और नॉर्वे है, डेनमार्क है, और स्वीडन है। और उसके बाद आप यूं देखो तो रशिया का यहां से लेके अप टू हियर, अप टू अलास्का जो है, रशिया इज वेरी क्लोज टू ग्रीनलैंड। अब लेकिन रशिया इज वेरी क्लोज टू ग्रीनलैंड, लेकिन ये जो आर्टिक ओशन है, विच इज वेरी क्रूशियल। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें, अगर हम ऐसे करके देखें, तो यहाँ पे हमें दिखता है जो नॉर्थ अमेरिका का, जो कनाडा का जो रीजन है, स्पेशली दिस रीजन इज वेरी क्लोज टू अंटार्कटिका, लेकिन बिकॉज इट इज मोर कोल्डर देन दिस रीजन, ये जो रीजन है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये जो रीजन है ये ज्यादा कोल्डर रहता है, लेकिन ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा वार्म रहता है, कंपैरेटिवली ये वार्म रहता है। तो यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो बहुत सारे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो भी इसी लोकेशन में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे स्पेशली इन 1995 में जब रशिया ने इस रीजन को
रशिया ने इस रीजन पे अपनी जो जितनी सारी एलिट डिफेंसिव सिस्टम है, इनका जो नेवल सिस्टम है, इनका जो सबमरीन्स है, रशिया की जो बहुत बड़ी बड़ी जो बड़ी हाई क्लास वेल डेवलप्ड सबमरीन्स हो गई, इनका जो नेवल सिस्टम है, बहुत सारे जो इनका डिफेंसिव सिस्टम है, इनके जितने सारे जो हाई लेवल एलीट क्लास के इनके जितने सारे जो डिफेंसिव सिस्टम है, यहाँ पे इन्होंने लोकेट कर दिया इन 1995। ये सारे रीजन में इन्होंने अपने लोकेट कर दिया। अब यूरेनियम एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली आपका न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बम बनाने में आपका हेल्प करती है। अब वो चीज सिर्फ रशिया के हाथ में चले जाए, तो रिसेंटली इन 2018 यहाँ पे बिड हुआ। Welcome to NCSC IAS Delhi once again. Here what we are discussing is how important Greenland is for the most developed economies, which is America, China and Russia. तो here what we have to understand is, हमने अभी तक देखा कि कोई भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में दो चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो उस कंट्री को पावर रिच बनना है, पावर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो इन सब चीजों के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट माइंस जो है वर्ल्ड वाइड, जितने सारे माइंस है जिसमें भले ऑयल निकले, मिनरल्स निकले, कुछ भी निकले, तो माइंस का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने देखा कि जितने सारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज हैं, उनके अलावा जितने सारे मिनरल रिच कंट्रीज हैं जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज पे किसी ना किसी तरीके से मॉरली, फिजिकली, विद एनी अग्रीमेंट्स या किसी भी तरीके से वहां पे टेंशन पैदा करके जो अमेरिका, चाइना और रशिया है, ये सारे कंट्रीज या जबरदस्ती ये सारे कंट्रीज वहां पे अपना इन्फ्लुएंस या अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। ये हमने देखा अभी चल रहा है, जो कि अभी इराक में हुआ, लिबिया में हुआ और सऊदी अरब में विद सो मेनी एमओयूज एंड जितने सारे जो ईरान है वहां पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसेस है वी हैव सीन इन यूरेनियम को लेके अफगानिस्तान में भी चले गए थे, वहां से एग्जिट कर गए जब उनको पता चला कि वो बस की बात नहीं है। तो इस बहुत सारे जो कंट्रीज में इट इज गेम ऑफ पावर। तो अब यहाँ पे वी हैव सीन कि चाइना के पास एक चीज की कमी थी विच इज ऑयल। ऑयल की कमी को चाइना ने अलग अलग कंट्रीज से पूरी की और रास्ते भी बनाए। अब यहाँ पे अमेरिका इस बात से परेशान है कि ना ऑयल्स को ऑयल इंपोर्ट ऑफ ऑयल टू चाइना फ्रॉम चाइना यूएसए कैन नॉट स्टॉप इन एनी वेज, क्योंकि अगर यूएस, अमेरिका, चाइना का कहीं से भी किसी भी कंट्री से अगर इंपोर्ट पे स्टॉप लगाता है तो चाइना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, वेदर इट इज स्विस कैनाल, वेदर इट इज एनी अदर स्टेट, मलाका स्टेट, कहीं भी अगर अमेरिका थोड़ा सा भी चूचा करता है तो चाइना कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। कहने का मतलब यह है कि चाइना अपना जो डिफेंसिव सिस्टम है उसको बड़े अच्छे से स्ट्रांग बना चुका है। नाउ हियर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि इन सारी चीजों में, सारे मिनरल्स में, सारी चीजों में एक ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट कैसे ले गया और ग्रीनलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है, जबकि ग्रीनलैंड नाम तो ग्रीनलैंड है लेकिन ढका हुआ है। अप टू मोर देन 90% ऑफ ग्रीनलैंड इज फिल्ड विद द स्नो एंड ग्लेशियर्स, और ये ग्लेशियर 100 and 1000 ईयर ओल्ड है, इनको कोई पिघला नहीं सकता। हाँ, एक चीज पिघला सकते हैं, वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्यों रख रहा है, और हर इकोनॉमी जो कि बड़ी इकोनॉमी है, चाइना, अमेरिका और रशिया, ये जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है यहाँ पे क्या ढूंढ रही है। नंबर 1, आपको पावरफुल रहने के लिए वर्ल्ड वाइड आपको 3-4 चीजों की जरूरत है। एक है आपके पास पावर होनी चाहिए, पावर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है, आपको ऑयल से या सोलर सिस्टम से या कहीं से, जो आपके पास एनर्जी होना, एनर्जी रिसोर्स आपका होना जरूरी है टू रन योर इकोनॉमी, नंबर 1। एंड नंबर 2, यू नीड टू हैव मिनरल्स। एंड नंबर 3, यू नीड टू हैव प्रॉपर डिफेंसिव सिस्टम। अब डिफेंस सिस्टम में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है यूरेनियम। यूरेनियम किसमें इस्तेमाल होता है, आपका एटम बम बनाने में। अब यहाँ पे जो समझने की जो बात यह है कि वर्ल्ड वाइड जितने यूरेनियम के जो माइंस थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। अब कोई भी पावरफुल इकोनॉमी नहीं चाहती कि यूरेनियम जैसे मिनरल के लिए वो किसी भी कंट्री पे डिपेंड हो। तो यहाँ पे एक ग्रीनलैंड में यूरेनियम अवेलेबल है, यूरेनियम के यहाँ पे जो यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, तो इस पे अपना हक जमाने के लिए हर कंट्री होड़ में लगा हुआ है। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि थोड़ा सा पहले जाते हैं ग्रीनलैंड को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। नंबर 1, ग्रीनलैंड एक तो बर्फ से ढका हुआ है, तो इसको ग्रीन क्यों कहते हैं, तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 1000 years ago, अप्रोक्सीमेटली 1000 AD,
1000 एडी के करीब ये जो रीजन है नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क, जो नॉर्वे स्वीडन का ये जो रीजन है इसको स्कैंडिनेवियन रीजन कहते हैं। अब स्कैंडिनेवियन रीजन जब आपस के झगड़ों में जब बिजी हो गया या सेपरेट हो गया तो दे गॉट सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। तो डेनमार्क की कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे माइग्रेट कर गई, सॉरी डेनमार्क की कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे आइसलैंड पे माइग्रेट कर गई, और आइसलैंड में फिर जो लोकल डिफरेंसेस शुरू हुए तो कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रीनलैंड में माइग्रेट कर गई। अब यहाँ पे इसको आइसलैंड कहते हैं क्योंकि ये जैसे वहां पे गए, इट वाज विंटर, तो यहाँ पे दे हैव सीन, दे हैव विटनेस सम ग्लेशियर्स, और ये समर में ग्लेशियर पिघल गया, लेकिन ये यहाँ से जब इनके बीच में डिफरेंसेस शुरू हो गए तो ये यहाँ से यहाँ पे ग्रीनलैंड में माइग्रेट कर गए। अब जो लोग ग्रीनलैंड माइग्रेट कर गए उनको वाइकिंग्स कहते हैं। वाइकिंग्स वो लोग हैं जो वॉरियर्स होते हैं, जिनका काम है कहीं भी जाके उनको किसी भी जनरेशन से, किसी भी लोगों से या किसी भी जगह से उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको कुछ चाहिए होता है तो वो जाते अपनी तलवार निकालते, अपना भाला निकालते, वहां पे अपना कब्जा कर लेते और वहां पे जाके वो रहने लगते हैं। ये वो लोग थे जो शिप चलाने में, जो कि शिपिंग में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, या लड़ने में या फाइट करने में दे वर वेरी स्ट्रांग। तो ये ग्रीनलैंड में जाके बस गए और यहाँ पे इस रीजन में ये यहाँ पे बस गए, और इस रीजन में बसने के बाद इन्होंने लोगों को इनवाइट करने के लिए इन्होंने मिसगाइड करना शुरू किया, ये कह के कि यहाँ पे बहुत हरियाली है, इसका नाम ही ग्रीनलैंड है, यहाँ पे कोई भी आके बस सकता है और बड़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन लोग यहाँ पे जाके जब देखते थे तो इनको पता चलता था कि मोर देन 90% ऑफ द लैंड वाज फिल्ड विद लॉट ऑफ ग्लेशियर व्हिच इज मोर देन 1000 ईयर ओल्ड। तो अब हम क्या देखते हैं कि इसके अलावा ये जो वाइकिंग्स थे यहाँ पे बस गए। अब बेसिकली हम ये देखें, ये है कि जितनी जो पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड में, वो पॉपुलेशन लगभग मोर देन 70% पॉपुलेशन डेनमार्क की है। अब डेनमार्क बेसिकली नाटो का मेंबर है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ की पॉपुलेशन डेनमार्क की है, जो इनकी जो ओरिजिनली पॉपुलेशन डेनमार्क की है, और इसकी जो डेनमार्क नाटो का मेंबर है। अब नाटो का मेंबर डेनमार्क भी है, नाटो का मेंबर जो दूसरे जो देश हैं, फ्रांस भी है, नाटो का मेंबर यूनाइटेड किंगडम भी है और अमेरिका भी है। अब नाटो इसलिए बना था, अब यहाँ पे नाटो का क्या रोल है इसमें। अब नाटो हम सब जानते हैं कि नाटो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट बना था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, जो रशिया के अगेंस्ट बना था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब नाटो से, सोवियत यूनियन से लेना देना है नाटो का, क्योंकि नाटो का बनने का रीजन था सोवियत यूनियन, और अमेरिका इसमें हेड करता है, अमेरिका नाटो में लीड करता है। टर्की भी नाटो का मेंबर है, जो रिमेनिंग यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी नाटो के मेंबर्स हैं। अब नाटो का जो मेन एजेंडा है कि कोई भी कंट्री पे, नाटो मेंबर पे दुनिया का कोई भी कंट्री अटैक करता है तो इट इज नाटो, इट इज सेज दैट कि किसी भी नाटो मेंबर पे कोई भी कंट्री अटैक करेगा, इसका मतलब है कि जितने सारे नाटो के मेंबर्स हैं उन सब पे अटैक करने के बराबर है। तो पूरी जो नाटो की जो मिलिट्री है वो उस पे अटैक करेगी, उस कंट्री पे अटैक करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यहाँ पे बेसिकली नाटो को लीड करता है अमेरिका। तो एक बात हो गई, यहाँ पे पॉपुलेशन डेनमार्क की है, अब नाटो को लीड करता है अमेरिका, और डेनमार्क की पॉपुलेशन यहाँ पे बसती है, और डेनमार्क भी मेंबर है नाटो का। और पूरा जो यूरोप है, यूरोप यूनियन है, उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ नाटो। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में यहाँ पे ग्रीनलैंड में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बिडिंग हुई, और उस बिडिंग में यूएसए, चाइना, पूरे सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब उस पार्टिसिपेशन में चाइना लगभग बिडिंग जीतने वाला था, चाइना के पास कोई किसी चीज की कमी ही नहीं हुई, जीतने वाला था। तो अमेरिका इस चीज को कभी मान ही नहीं सकता, क्योंकि जो यूरेनियम रिच रीजन है वो अगर बिडिंग में जीत के वहां पे कोई भी कंट्री वहां पे आके अगर एयरपोर्ट बनाने लग गया तो वहां पे उसका दबदबा शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका ने क्या किया, डेनमार्क को गेम में उतारा, जबकि डेनमार्क की इकोनॉमी इतनी छोटी है, वहां पे एयरपोर्ट बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती थी। तो डेनमार्क की जो
गवर्नमेंट है इसको कन्विंस करके अमेरिका ने उस बिल्डिंग को रोक दिया और डेनमार्क ले गया वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बिल्डिंग कब 2018 में। तो इस बात को लेके चाइना खुन्नस खा रखा था। तो यहाँ पे अमेरिका ने चाइना के साथ एक और इंपॉर्टेंट गेम खेला। नंबर 1, यहाँ पे एक मिनरल फील्ड है, एक मिनरल फील्ड है जिसका नाम है क्वाइना फील्ड। अब क्वाइना फील्ड के एक्सट्रैक्टिंग माइनिंग राइट्स थे एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास। और ऑस्ट्रेलिया के पास किसके माइनिंग राइट्स थे, यहाँ के ग्रीनलैंड के जो क्वाइना फील्ड है उसके माइनिंग राइट्स ऑस्ट्रेलिया के पास थे। अब ऑस्ट्रेलिया के जो माइनिंग राइट्स थे, लेकिन माइनिंग करने के बाद उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो जितनी सारी जो उसकी परचेजिंग पावर है वो थी चाइना के शांघाई नामी एक कंपनी के पास। तो इसकी जो ऑयल फील्ड है, इसके राइट्स, ऑयल फील्ड के जो राइट्स थे वो ऑस्ट्रेलिया के पास थे, लेकिन प्रोसेसिंग जो राइट्स थे, प्रोसेसिंग पावर जिसको कहते हैं, वो था चाइना के पास, जो कि एक शांघाई कंपनी का नाम था। अब इसका मतलब यह है कि इस रीजन में डायरेक्टली किसका पावर है, चाइना का पावर है। अब चाइना जबकि यहाँ पे यूरेनियम, गैलियम, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करती थी, जो कि आपके जो चिप बनाने में, जो फोन की चिप, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके हर एयरक्राफ्ट तक, जो कि बहुत सारे जो कि गैलियम और जर्मेनियम काम आते हैं। जर्मेनियम और गैलियम से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होते हैं, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव है। वो जो गैलियम है वो रेडियो एक्टिव में काम आता है। तो वो सारे जो मिनरल्स हैं चाइना यहाँ पे इस कंट्री क्वाइना फील्ड के जरिए यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता था, जो इसमें यूरेनियम भी शामिल था, एक्सट्रैक्ट करता था और इसको प्रोसेसिंग करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कंपनी ऑस्ट्रेलिया की मदद से एक्सट्रैक्ट करता था, प्रोसेसिंग करने के बाद वर्ल्ड वाइड इसको बेचता था। ये सालों से चलता आ रहा था। लेकिन अब 2018 के बाद इन 2023 ड्यूरिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो राइट्स हैं चाइना के, परचेजिंग पावर के राइट्स और प्रोसेसिंग के राइट्स और इंपोर्टिंग और इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टिंग के राइट्स चाइना से किसी भी तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने छीन लिए। अब यहाँ पे जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना के बीच में डिफरेंसेस पैदा हुए, तो चाइना के पास जैसे राइट्स निकल गए, चाइना ने बहुत सारे जैसे कि गैलियम और जर्मेनियम का एक्सपोर्ट अपनी कंट्री से बंद कर दिया टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जर्मेनियम और गैलियम के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया अमेरिका ने, जब रिसेंटली अमेरिका ने 150% टैरिफ लगाया चाइना के प्रोडक्ट्स पे। और उसका इंपैक्ट अमेरिका ने सोचा कि चाइना पे होगा, चाइना के एक्सपोर्ट पे उसका इंपैक्ट होगा, लेकिन चाइना ने इसका भी हल निकाल लिया। चाइना ने क्या किया, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, वियतनाम, सिंगापुर और जितने सारे ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज थे, उन सब की जगह, उन सबको चाइना ने अपना जितना सारा एक्सपोर्ट करना था, अपना पूरा सामान सब्सिडी पे देना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमी ग्रो होने लगी। चाइना का जो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर इन 2024 जो एक्सपोर्ट हुआ था, उस एक्सपोर्ट में मोर देन 2025 में 30% इंक्रीज हो गया। अब 30% इंक्रीज होने का मतलब क्या है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। अब यहाँ पे व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब जैसे अमेरिका ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया इन सब चीजों पे, जैसे अमेरिका ने इस क्वाइना फील्ड पे बैन लगाया चाइना को, तो चाइना ने अपना केस इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया और वहां पे केस जीत गए इंटरनेशनल कोर्ट में। और जीतने के बाद लगभग 11 मिलियन के करीब ग्रीनलैंड पे फाइन लगा दी कि आई डोंट हैव एनी इशू, ऑस्ट्रेलियन कंपनी आपके पास एक्सट्रैक्ट करती थी, लेकिन आपने आई यूज्ड टू परचेस फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी, व्हाट यू हैव टू डू विद इट, यू कैन नॉट बैन मी। ऑन दैट बेसिस चाइना वॉन द केस और ग्रीनलैंड पे लगभग 11 मिलियन फाइन लगा दी। अब इस चीज को लेके यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि फाइन लगा दी चाइना ने, तो यहाँ पे जो डेनमार्क इज अ पार्ट ऑफ नाटो एंड अमेरिका लीड्स द नाटो, तो यहाँ पे अमेरिका जो नाटो की जो मिलिट्री है वो अमेरिका लीड करता है, तो नाटो की मिलिट्री यहाँ पे लाके उतार दी, किसने, अमेरिका ने। तो अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग 1905 से यहाँ पे इस रीजन पे रशिया का इन्फ्लुएंस था, इस रीजन पे रशिया का इन्फ्लुएंस था। रशिया के जितने सारे
डिफेंसिव सिस्टम था रशिया का, जो कि रशिया के बहुत सारे आपने देखे होंगे सबमरीन्स, वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड सबमरीन्स, वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड जो नेवल सिस्टम है। तो ये रशिया के जितने सारे डिफेंसिव सिस्टम थे, जो कि नेवल शिप्स और रेस्क्यू ऑपरेशन शिप्स और जितने सारे यहाँ पे रशिया जो कर सकता था वो सारा रशिया ने यहाँ पे तैनात कर दिया। अब क्योंकि अमेरिका का ये, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि जो नाटो मेंबर नहीं है, जिसके अगेंस्ट नाटो बनाया गया था और जिसकी वजह से अब इसकी जो पूरी इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर गई अप एंड डाउन, विच इज चाइना एंड रशिया। अब चाइना और रशिया भाई भाई हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो अब वहां पे अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसकी डिपेंडेंसी यूरेनियम, गैलियम और जर्मेनियम पे उसकी डिपेंडेंसी बने उन कंट्री पे जो कि आपके एनिमीज हैं। एनिमीज दैट मीन्स एनिमीज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड, इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, इन द फॉर्म ऑफ योर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये हो गया अमेरिका की टेंशन। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की बात यह है कि रशिया ने इस अपनी सारी जो डिफेंसिव सिस्टम था यहाँ पे लगा दी। अब क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इट इज ऑल्सो, इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे अपना एक बेस बनाता है अमेरिका विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे एंड डेनमार्क, यहाँ पे अपना डिफेंसिव सिस्टम बनाता है टू हैंडल और टू डील विद दिस पीपल। यहाँ पे जो नेवल शिप यहाँ पे रुकी गई है उसकी वजह से, अब ये शिप्स रुकी गई है इसका पता अमेरिका को कभी चलता ही नहीं। यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि इसकी जो रशिया की एक सबमरीन यहाँ पे समंदर में जल गई, तो तब जाके इनको पता चला कि इसके बारे में 1905-1906 की बात है, यहाँ पे एक सबमरीन जल गई, तब इनको जाके पता चला कि वो बाप रे, कि यहाँ पे भी कोई आके अपना एक सबमरीन रखा है और उसका रीजन क्या है, ये मिनरल रिच रीजन है उसका जो रीजन है। तो सबसे पहले इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। देखो हमने देखा कि चाइना को सबसे ज्यादा एक चीज की जरूरत है, वो है ऑयल, वो है आपका मार्केट। चाइना हर कंट्री के मार्केट में घुसना चाह रहा है या घुस चुका है, या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना किसी ना किसी तरीके से हर कंट्री में इन्फ्यूज करना चाहता है। अब यहाँ पे एक और चीज समझने की बात यह है, ये जो यूरोपियन जो मार्केट है, यूरोपियन मार्केट से जब चाइना अपना सामान भेजता है स्विस कैनल के थ्रू, यहाँ पे स्विस कैनल है विच इज अंडर इजिप्शियन कंट्रोल, यहाँ से जब स्विस कैनल के लिए अपना सामान जैसे ही भेजता है चाइना, तो इसमें लगभग ये है चाइना का जो रूट है, ये चाइना का रूट है, ठीक है, ये चाइना का शिपिंग रूट है। अब ये चाइना अपने शिपिंग रूट में, ये चाइना है, ठीक है, ये अपने चाइना अपने शिपिंग रूट में कोई भी सामान भेजता है तो इसमें आपको टाइम लगता है लगभग 40 दिन तक, 40 डेज टाइम लगता है इसमें, कितना 40 डेज। और चाइना वर्ल्ड वाइड, एक तो यहाँ पे अगर चाइना तुनिशिया भेजना चाहता है कोई भी सामान तो लगभग 35 डेज लगते हैं। अगर वही स्पेन या जर्मनी या फ्रांस में अपना सामान भेजना चाहता है या नॉर्वे में अपना सामान भेजना चाहता है, अपनी शिप भेजना चाहता है, तो 40 to 45 डेज टाइम लग जाता है। अब स्विस कैनल, और ये जो चीज है दे हैव टू डील विद स्विस कैनल, दे हैव टू डील विद जो मलेशिया सिंगापुर के पास है, मलक्का स्टेट है, उसके साथ डील करना पड़ता है। और अरेबियन सी में एंटर होते ही वी आर देयर इंडियंस, तो हमारे साथ इसको चाइना को जरूरत पड़ जाती है मालदीव्स की, मालदीव्स के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप रखे। तो यहाँ पे चाइना हैव टू डील विद मेनी कंट्रीज एंड ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट रूट फॉर चाइना। तो इसमें चाइना के पास एक और चीज यहाँ पे आसान हो जाती है, अगर चाइना इस रीजन को अक्वायर कर लेता है तो चाइना के लिए एक और चीज आसान हो जाती है, वो ये कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये जो सारा रीजन है, जबकि 6 महीने लगभग ये रीजन फ्रीज रहता था, अब 1.5-2 महीने भी फ्रीज नहीं रहता, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। और नॉर्थ वेस्टर्ली जेट जो है, नॉर्थ वेस्टर्ली जेट जो कि ऐसे आती है ना, नॉर्थ वेस्टर्ली जेट इट विल कम लाइक दिस, ऐसे आती है ना नॉर्थ वेस्टर्ली जेट, ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली जेट जो है ये गर्म रहती है। तो इसी की वजह से आपने देखा है हिस्ट्री में, कंपेयर टू दीज प्लेसेस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली, इन सब के कंपैरिजन में
ये जो था यूनाइटेड किंगडम विच इज ब्रिटिशर्स यूज टू कम फ्रीक्वेंटली टू एनी अदर कंट्री, क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्ली जेट ये वार्म करंट है, और ये वार्म करंट की वजह से इनका जो हार्बर है ये पूरा साल के 12 महीने इनका हार्बर ओपन रहता था, और उसकी वजह से ये किसी भी कंट्री में ज्यादा टाइम माइग्रेट कर सकते थे, ज्यादा ट्रेड कर सकते थे, ज्यादा अप एंड डाउन कर सकते थे किसी भी कंट्री के साथ, मतलब साल के 12 महीने ये ट्रैवल कर सकते थे। In compared to other countries like Portuguese, Spanish and French, they used to have good harbors or proper सी रूट्स जो कि गर्म रहते थे, इनके जो हार्बर्स है वो बर्फ से जमते नहीं थे। तो ये बात है नॉर्थ वेस्टर्ली जेट की। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अब आपने देखा कि चाइना अगर यूरोप में सामान भेजता है 40 से 45 दिन लग जाते हैं, अगर वही चीज अगर यहाँ पे अब सिर्फ 1.5-2 महीने बर्फ ढकी रहती है, बाकी के लगभग 10 से 10.5 महीने यहाँ पे अभी बर्फ पिघल चुकी है। तो अभी इस रूट पे अगर चाइना अपना सामान लेता है, ये रहा चाइना, अगर इस रूट से अगर चाइना सामान लेता है बिटवीन अलास्का एंड रशिया, ये रहा आपका अलास्का और ये रहा आपका रशिया, तो यहाँ पे अपना सामान लेता है इस तरीके से, इट विल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 18 डेज टू रीच हियर। अगर 18 डेज में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस या स्पेन या पोर्चुगीज अगर सामान पहुंच जाता है तो बस 18 दिन में पहुंच जाएगा, तो हाफ ऑफ द टाइम चाइना कैन सेव इन दैट एक्सपोर्ट, नंबर 1। और दूसरी चीज ये है जो मलक्का स्ट्रेट है उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, और स्विस कैनल है उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, मालदीव्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने की जरूरत नहीं है, इजिप्ट के साथ अपने रिलेशन अच्छे रखने की जरूरत नहीं है, और ना ही जो मेडिटेरियन सी की जो कंट्रीज हैं जैसे कि इटली हो गया, जो मेडिटेरियन सी में जितने सारे कंट्रीज हैं, सर्दिनिया वगैरह जितने सारे रीजन्स हैं, कहीं पे भी अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने का सरदर्द नहीं है। ये जो सी रूट है आपका टाइम भी बचा देता है, आपका हेडेक भी बचा देता है। कहाँ 45 डेज, कहाँ 18 डेज। तो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। तो एक तो अगर ये रूट खुल गया तो चाइना हैव टू हैंडल ओनली रशिया। सिर्फ रशिया एक कंट्री ऐसा है जो चाइना को यहाँ पे अपना अपोज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि रशिया हमेशा से चाइना का सपोर्ट करता है, और यहाँ पे रशिया और चाइना के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अगर चाइना किसी ना किसी तरीके से नाटो मेंबर कंट्रीज में या यूरोपियन कंट्रीज में अपना दबदबा रखता है तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू रशिया ओनली। अगर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों दोस्त हैं। अब दोनों दोस्त हैं रशिया और चाइना, तो चाइना हैव टू डील विथ ओनली विथ रशिया, तो इट विल बी इजी। बहुत सारे कंट्रीज का सरदर्द चाइना के पास नहीं रहेगा। तो दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे चाइना ये तभी कर सकता है जब यहाँ पे चाइना का कंट्रोल हो, तभी कर सकता है जो मेनली इस रीजन पे चाइना का कंट्रोल हो, और यहाँ पे अपना एयरपोर्ट बनाए, यहाँ पे अपने माइनिंग करे और यहाँ से अपने जितने सारे मिनरल्स चाहे वो सारे इंपोर्ट कर ले अपनी कंट्री को, और प्रोसेस करे, मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड भेज सके। ये जो गेम प्लान है, यही चीजें चल रही है जिसकी वजह से आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में आपके इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे इंडिया का क्या रोल है? बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब आपके यूपीएससी में जब आपकी बात आती है, पूछा जाता है तो इंडिया का क्या रोल है इस चीज में। यहाँ पे इंडिया का कोई रोल नहीं है। इंडिया का रोल प्ले हो सकता था अगर इंडिया ने जो ईरान का जो चाबर चाबर पोर्ट है, उस पोर्ट पे इंडिया का कंट्रोल होता, नंबर 1। और दूसरा जो हार्मोज जो ये स्ट्रेट है, हार्मोज स्ट्रेट है, ये वाला जो हार्मोज स्ट्रेट है, इस पे इंडिया का कंट्रोल होता, जो कि अभी नहीं है। चाबर पोर्ट पे अगर इंडिया ने अपना दबदबा बना रखा होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिया का गेम प्लान हो सकता था। जबकि इन रिसेंटली वी यूज्ड टू हैव आवर नेवल ट्रूप्स हियर, जो कि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रीजन है जो यमन के और
और ओमान के जो पास ना ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रीजन है, ये रेड सी जो भी है यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, क्रूशियल रीजन है। और जितने सारे जो शिप्स आते हैं जो थ्रू स्विस कैनल, यहाँ पे इंडिया यूज्ड टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सी कई बार क्या होता है जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, you need to be a proper administrator. If you act as a politician, definitely it will affect your entire economy. तो इससे एक चीज ये हो सकती है, अब इतने इंपॉर्टेंट जगह पे नंबर 1 you don't have any role play to play. इस गेम में आपका कोई रोल ही नहीं है। अब यहाँ पे जो कि मिनरल रिच रीजन है, ये कंट्री चाइना यहाँ पे इस रास्ते से जाना चाह रहा है, तो अगर चाइना का ट्रेड इस रास्ते से बंद हो गया किसी ना किसी तरीके से, एक चीज ये भी थी कि जब चाइना इंडियन ओशन में एंटर होता था, कहीं ना कहीं हमारी जो नेवी थी, इंडियन नेवी, द एंटायर चाइना ट्रेड यूज्ड टू बी इन द कंट्रोल ऑफ इंडियन नेवी। कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन नेवी के डिफेंस में आ जाती थी पूरा जो ट्रेड सिस्टम था, एक चीज। और दूसरी चीज, ये जो सारे जो मिडिल ईस्ट का जितने सारे ओपेक कंट्री से जितना सारा ऑयल यहाँ से जितना सारा ऑयल और जितने सारे मिनरल्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, जो क्रूड ऑयल वगैरह, वो वहां पे भी हमारा कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना कंट्रोल था। अब यहाँ पे इंडिया का रोल खत्म हो गया। अब ये इंडिया की इकोनॉमी पे इसका क्या असर हो सकता है? ग्रीनलैंड का अमेरिका और चाइना और रशिया के बीच में जो चीजें हो रही है, इसका इंपैक्ट इंडिया की इकोनॉमी पे ऐसा हो सकता है। तो इंडिया की इकोनॉमी एक डेफिसिट इकोनॉमी है। डेफिसिट का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में ये आपके पास पैसे नहीं है, या यूं पैसे नहीं का मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम है, या आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास डॉलर्स कम है, आपके पास गोल्ड कम है, और आपकी करेंसी, आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है। जिस सेक्टर में डेवलप होना चाहिए उन सेक्टर में आप डेवलप नहीं हो रहे हो। और दूसरी चीज ये है कि इंडियंस के पास भी पैसे नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन करेंसी, इंडियंस के पास पैसे नहीं है टू मैनेज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये भी चीज आपको समझना जरूरी है। तो हियर व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, जो आपका इंडिया का जो करंट अकाउंट है, जो आपका करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट मैनेज होता है आपके ट्रेड से। अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा, अगर आपने बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, जो कि हमारा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। लेकिन हम इस चीज को, हमेशा से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन हम इस चीज को बैलेंस करते थे, किसे? बैलेंस ऑफ पेमेंट से। वो कैसे होता था? नंबर 1, हमारे पास बहुत सारे रेमिटेंस आते थे, तो रेमिटेंस की वजह से हम अपने करंट अकाउंट को हम बैलेंस करते थे, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करते थे। नंबर 2, हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट था। अब कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट बेसिकली कोई भी जो प्राइवेट लोग हैं, कोई भी इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करता था, इंडिया में जैसे कि आईपीओस में इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करता था, तो वो इंडिया में कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करती थी, उससे हमारे पास पैसे आ जाते थे, तो उससे हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट हम मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू with the international relation, we don't have anything to do with the minerals, what is people playing the biggest game in international level, like Greenland, like OPEC countries। तो हमारे पास जैसे हमारे कैपिटल अकाउंट पे, मान लो हमारे पास बहुत सारे लोग जो कि प्राइवेट लोग होते थे, प्राइवेट कंपनीज होती थी, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस होते थे, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, इंडिया के शेयर मार्केट में लगाते थे, इंडिया के आईपीओस में लगाते थे पैसा, उसको कहते थे कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास कैपिटल आ जाता था किसी भी कंट्री का टू बिल्ड अ बिजनेस, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, कहीं पे भी पैसे लगा दो आपके पैसे डबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे मल्टीपल होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वी आर not rich in any other mineral, we are not rich in oil, we are not rich in any other mineral which has importance in defense, which has importance to build your economy, like we don't have steel, we don't have iron, we don't have even coal। हम कोयला तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं, फॉरगेट कोयला, हम हर चीज इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हालात में हमारे कंट्री में या हमारे मार्केट में कौन है जो पैसे लगाएगा?
अब होगा ये कि हर कोई अपने पैसे निकालेगा, अपने जो लगा चुके हैं वो भी अपने पैसे निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारा, वो जाएगा डाउन में। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो डॉलर की जो कीमत है वो इंक्रीज होगी, आपकी जो रुपये की जो कीमत है वो डिक्रीज होगी। तो दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द ग्रीन लाइन, दिस इज हाउ द ग्रीन लाइन इंपैक्ट्स आवर इकोनॉमी। ग्रीन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इन कुछ सालों में, 2026, 2027 या 2028 तक। So here it is the entire role play of the India and Indian economy has its impact. जो भी ग्रीनलैंड में हो रहा है, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रहा है एक दूसरे के साथ, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे कैपिटल अकाउंट पे पड़ेगा, डायरेक्टली हमारे इकोनॉमी पे पड़ेगा और डायरेक्टली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे पड़ेगा। डेफिनेटली हमारी जो डे टू डे की जो लाइफ है उस पर तो इसका इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच।